हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आपका स्वागत है इस लेक्चर में। और मैं हमेशा की तरह उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई बहुत ही जोरों शोरों से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से करोगे। मैं बताया था मैं भी एकदम बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बेटा रिवाइज करवाने वाला हूं आपके पास पहले, दैट इज इंड एस 111, दैट इज 111 ज्वाइंट अरेंजमेंट्स। एक बहुत ही आसान सा छोटा सा आपके पास ये स्टैंडर्ड जो हम अपने पास रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। बिफोर आई स्टार्ट विद द आपके पास में यहाँ पे डिस्कशन, मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूँ जो मैं जनरली हर सेशन से पहले बताता हूँ। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं कि वो पहली बार सुन रहे होते हैं, तो उनको बताया था। जो भी मैं बेटा यहाँ पर मैं आप लोगों को नोट्स वगैरह दिखाऊंगा, चाहे वो कॉन्सेप्ट नोट्स है, चाहे वो क्वेश्चंस वगैरह हम अपने पास डिस्कस करेंगे, वो सारे के आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। वो आपको कहाँ मिलेंगे बेटा? इसी वीडियो के नीचे आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जहाँ पर मैं वो आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। सेकेंडली, इसी प्रकार से और भी रिवीजन वीडियोस आपकी बाकी इंडियस की आ चुकी है, आ रही है। उसके लिए इसी वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप बाकी इंडियस अपने पास में रिवाइज कर सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। नाउ हम अपने पास चलते बेटा इस इंडियस की डिस्कशन में, दैट इज इंडियस 111 ज्वाइंट अरेंजमेंट। सो बेटा ज्वाइंट अरेंजमेंट सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझते। तो हम कहते हैं बेटा ये एक ऐसा अरेंजमेंट हो रहा है जहां पे दो या दो से ज्यादा पार्टीज, हम क्या बोल रहे हैं, कम से कम क्या होने चाहिए, दो या दो से ज्यादा पार्टीज जिनका क्या है, ज्वाइंट कंट्रोल होता है ओवर एन एंटिटी। तो आपके पास में ज्वाइंट कंट्रोल होना चाहिए, मतलब मिलकर होना चाहिए। मैं समझाऊंगा मतलब और एग्जांपल भी लूंगा। अब अकेला अगर व्यक्ति कोई अपने पास काम कर रहा है तो बेटा वो नहीं आएगा, अकेला नहीं, एक से ज्यादा होनी चाहिए, दो या दो से ज्यादा पार्टीज होनी चाहिए जिनका ज्वाइंट कंट्रोल है, ठीक है ना। अब ज्वाइंट कंट्रोल कैसे आता है? वो कहता है तब आता है जब सारे के सारे डिसीजंस जो होते हैं रेलिवेंट एक्टिविटीज के लिए वो यूनानिमसली लिए जाते हैं। यूनानिमसली का मतलब होता है सबकी सहमति चाहिए, यूनानिमस कंसेंट होना चाहिए सभी की सभी पार्टीज का। सर मतलब नहीं समझा? अरे कोई घबराओ मत, मैं हूं ना। तो बेटा मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स यहां पे लेता हूं। जैसे मैंने सबसे पहला एग्जांपल लिया यूनानिमस डिसीजन मेकिंग लेकर। मान लो चार पार्टीज है एबीसीडी, इन्होंने अपने पास में क्या बोला, हम इकट्ठे होते, अपने पास में एक एग्रीमेंट इन्होंने किया जिसमें इन्होंने अपने वोटिंग राइट डिसाइड करे कितने कितने, 40, 25, 20 और 50। इन्होंने बोला एग्रीमेंट के हिसाब से कि जो भी ऑपरेटिंग डिसीजंस लिए जाएंगे उसके लिए कम से कम 90% वोटिंग राइट चाहिए। मतलब आपके पास डिसीजन तभी लिया जाएगा जब 90% का कम से कम आपके पास अप्रूवल आएगा, कंसेंट आएगा। तो मुझे बताओ क्या ऐसा कहीं पे भी संभव है कि किसी एक को भी छोड़ा जा सकता है, या चारों का ही अप्रूवल चाहिए होगा? फिर चारों का ही चाहिए होगा, बिकॉज 90 करने के लिए तो चारों ही करने पड़ेंगे ना, उसके बिना हो नहीं सकता। बिकॉज आप सबसे लोएस्ट को भी हटाओगे तो ये 85 ही बनेगा, और आपको डिसीजन लेने के लिए सबकी सहमति चाहिए। सरल शब्दों में सबकी सहमति चाहिए, सबका अप्रूवल चाहिए, सबका कंसेंट चाहिए। क्योंकि आपको अपना डिसीजन लेने के लिए सबकी सहमति चाहिए, कोई अकेला व्यक्ति या मिलकर कुछ लोग नहीं कर सकते। तो इसलिए आपके पास में यहां पर में अपने पास ये ज्वाइंट अरेंजमेंट हो जाएगा, क्योंकि यूनानिमस डिसीजन मेकिंग है, जिसका मतलब कंसेंट सबका चाहिए। तो इन दिस केस रिक्वायर्ड अप्रूवल कैन बी अचीव्ड ओनली अगर सारे के सारे एग्री करेंगे। देयरफॉर कंसेंट सबका चाहिए इंपॉर्टेंस लेने के लिए। तो यूनानिमस डिसीजन मेकिंग है, जिसकी वजह से ये एक ज्वाइंट अरेंजमेंट बन जाएगा। सेम तरीके से अगर मैं बोलता हूं एबीसीडी है, चारों की वोटिंग पावर आपको दे दी कितनी कितनी है। मैंने कहा अरेंजमेंट के हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से जो डिसीजन उसमें कम से कम 60% अप्रूवल चाहिए वोटिंग राइट्स का। मतलब अगर 60% आ गया तो काम हो जाएगा। मुझे बताओ 60% कैसे आ सकता है? सर 60% तो इन दोनों को लेके भी आ सकता है, 60% तो इन दोनों को लेके भी आ सकता है, 60% तो इन तीनों को लेके भी आ सकता है। अब बात समझ रहे हो? तो आपके पास मल्टीपल कॉम्बिनेशन है। क्या आपके डिसीजन को लेने के लिए, क्या आपके डिसीजन के लेने के लिए सबकी सहमति चाहिए कि और मल्टीपल कॉम्बिनेशन है? सर मल्टीपल कॉम्बिनेशन है। तो यहां पर मैं यूनानिमस डिसीजन मेकिंग, यूनानिमस का मतलब होता है जब कंसेंट सबका चाहिए। तो यहां पर मैं डिसीजन कैन बी अप्रूव बाय ए एंड बी टुगेदर, ए एंड सी टुगेदर। सिंस मल्टीपल कॉम्बिनेशंस अप्रूव कर सकते हैं तो कंसेंट सबकी जरूरत नहीं है ना भाई, सबकी सहमति चाहिए होगी, तो यूनानिमस डिसीजन मेकिंग है। तो यहां यूनानिमस डिसीजन मेकिंग एग्जिस्ट नहीं करती, तो अरेंजमेंट ज्वाइंट अरेंजमेंट नहीं है, मतलब सबकी सहमति चाहिए। दैट इज आपका यूनानिमस डिसीजन मेकिंग आपके पास होता है। पर इसकी एक छोटी सी एक्सेप्शन है, इसकी एक छोटी सी एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? अगर कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट रिक्वायर करता है मिनिमम प्रोपोर्शन ऑफ द वोटिंग राइट्स टू मेक डिसीजंस। मतलब कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है कि कम से कम इतना चाहिए, जैसे अभी हमने सीखा वो 60%, 70%, ठीक है ना। एंड विच कैन बी अचीव बाय मोर देन वन कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज, ये भी हमने देख लिया, एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन है। तो नॉर्मल कोर्स में वो यूनानिमस नहीं आ रहा, वो ज्वाइंट अरेंजमेंट नहीं है। बट हम कह रहे हैं ये तो है ही, साथ के साथ में, मतलब यही बोला कि वो ज्वाइंट अरेंजमेंट नहीं है, जो भी समझा। अनलेस, अनलेस का मतलब एक एक्सेप्शन आ गई। अनलेस का मतलब एक, यहां तक जो पार्ट पढ़ा वो मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाया। अगर एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन बन रहे तो यूनानिमस नहीं है। बट अगर
कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट स्पेसिफाई कर दे विच पार्टीज और कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू एग्री यूनिवर्सली टू टेक दैट। अगर वो कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन है कि कौन सी वाली कंसीडर की जाएगी, तो वो उनके बीच में आपका बन जाएगा यूनानिमस जॉइंट अरेंजमेंट। तो वो मतलब क्या हुआ, ध्यान सुनो, मैं एक्सेप्शन की बात करता हूं। मैंने क्या बोला, मान लो 4 पार्टीज है, चारों की वोटिंग राइट्स थी आपको। एग्रीमेंट के हिसाब से अप्रूवल चाहिए कम से कम 70% वोटिंग राइट्स का। अब अगर आप 70 देखोगे तो बेटा 70 तो आपके पास यहां से ही बन जाता है, 70 तो आपके पास इसको लोगे इसको लोगे इसको लोगे तो ही बन जाएगा। अलग अलग कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ना, तो नॉर्मल कोर्स के अंदर आप बोलोगे यहाँ पे कंसेंट सबका नहीं चाहिए, तो यूनानिमस डिसीजन मेकिंग नहीं है, तो जॉइंट अरेंजमेंट। बट मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट ने बोला क्या बोला कि आपको 70% तो चाहिए एंड स्पेसिफाई करता है कि ए बी डी मस्ट एग्री। अब मुझे बस ये बता दो, क्या ए बी और डी को मिला के क्या 70% बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सर बन रहा है भाई। ए बी डी को मिलाओगे तो ए बी एंड डी को मिला के परसेंटेज बन रही है 85%, जो कि 70% ज्यादा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ने लिखा कि कम से कम 70 चाहिए, जो कि इन तीनों से बनता है और भी कॉम्बिनेशन, और कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है कि इन तीनों की आपके पास में एग्री होना चाहिए, तो ये जॉइंट अरेंजमेंट हो जाएगा, इन तीन के बीच में। मैं फिर से बोल रहा हूं, सबके बीच में नहीं, ये इन तीन के बीच में जॉइंट अरेंजमेंट कहलाया जाएगा। अगर एबीडी अप्रूव करते हैं तो कंबाइंड वोटिंग पावर 85 बनी, जो मैंने सिखाया, जो सेटिस्फाई करता है रिक्वायरमेंट को। इवन दो सी इज नॉट रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट, कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है कि कौन सी पार्टीज की आवश्यकता चाहिए, तो ये क्या होगा, ये अरेंजमेंट जॉइंट अरेंजमेंट है किन के बीच में, ए बी डी के बीच में। मैं ये नहीं बोलूंगा सबके बीच में, भाई सबके बीच में अगर होने की बात होती फिर तो वो परसेंटेज मान लो 90-95 बोलता तो होता, जैसे एग्जांपल 1 था। हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल कॉम्बिनेशन है। अब मल्टीपल कॉम्बिनेशन पर ये लिख दिया कि कौन से वाला साथ में चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में बात लिखी है तो स्पेसिफाई कर दिया ना। अब स्पेसिफाई भी कर दिया और उनकी परसेंटेज उसको मान रही है, तो उस केस में जॉइंट अरेंजमेंट बन जाएगा आपके पास किसके बीच में, आपके पास इन तीनों के बीच में करा जाएगा। यही एक्सेप्शन है। तो आपके पास क्या बोला था, फिर से बोलता हूँ, जॉइंट अरेंजमेंट क्या है, ऐसा एग्रीमेंट बेटा, ऐसा अरेंजमेंट हो रहा है 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज है जिनका जॉइंट कंट्रोल है। ठीक है, जॉइंट कंट्रोल कैसे आता है, जब सारे सबको यूनानिमसली लेना, मतलब सबका कंसेंट चाहिए। अगर एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन है तो वो नहीं होता। ठीक है, अनलेस कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट स्पेसिफाई कर रहा है कौन सी पार्टीज की यूनानिमस डिसीजन मेकिंग चाहिए, अगर उसने लिख दिया तो उनके बीच में हो जाएगा। ठीक है ना, ये जनरल थ्योरेटिकल पार्ट था, पता होना चाहिए, मैं तो आपको पास पूरा डिटेल में बताऊंगा। अगली चीज क्या आती है बेटा, मेरे पास में टाइप्स ऑफ जॉइंट अरेंजमेंट। टाइप्स ऑफ जॉइंट अरेंजमेंट में सबसे पहले आता है बेटा जॉइंट ऑपरेशन, और एक है बेटा जॉइंट वेंचर। 2 तरीके से बांटा गया, कितने, जॉइंट ऑपरेशन और एक जॉइंट वेंचर, दोनों को समझाऊंगा। जॉइंट ऑपरेशन के अंदर 3 डेफिनेशन दे रखी है, तीनों में से कोई भी हो जाए तो जॉइंट ऑपरेशन है। जॉइंट वेंचर के अंदर मेन एक आता है। अब इसके मैं एग्जांपल समझाऊंगा। सबसे पहला एग्जांपल आपके पास, और सबसे पहली क्या है, जॉइंट अरेंजमेंट इज नॉट स्ट्रक्चर्ड थ्रू अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कहते हैं जो आपस में पार्टीज मिल रही है उनके बीच में कोई अलग से सेपरेट एंटिटी नहीं। मींस समझते हैं, मान लो मैंने सबसे पहले लिया जॉइंट ऑपरेशन का, मैंने बोला यार ऐसा है, प्रोजेक्ट लिया जा रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। अब मेट्रो रेल प्रोजेक्ट करना है, मतलब ऑब्वियसली आपके पास मेट्रो का प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। अब उसके लिए 3 अलग अलग एंटिटीज है, एनजी लिमिटेड है, मुकेश लिमिटेड है, नील, ये अलग अलग एंटिटीज बनी हुई और ये ना अपने अपने काम करती है। जैसे कि इसका काम है मैन पावर सप्लाई का, जो लेबर बोलते हैं, ये है मटेरियल सप्लाई करती है। अब जो भी मटेरियल चाहिए आपको, आयरन स्टील वगैरह जो भी आपको सारा मटेरियल चाहिए, ये मुकेश लिमिटेड देती है। और इसका काम है आर्किटेक्चरल सर्विस प्रोवाइड करने का, ठीक है, डिजाइनिंग वगैरह सारा इधर से आएगा। अब ये तीनों अलग अलग एंटिटीज है, इन्होंने बोला हम इकट्ठे हो जाते हैं और अप्लाई कर देते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। अब ये इकट्ठे तो हो गए पर एक अलग से कंपनी नहीं बना रही, इकट्ठे तो हो गए और उन्होंने वो मान लीजिए गवर्नमेंट का टेंडर वगैरह उसे अपने पास में सबमिट कर दिया, पर ये अलग से नहीं बना रहे, अलग से कोई सेपरेट एंटिटी नहीं बना रहे। तो ऑल 3 कंपनीज मेंशन्ड अबव डिसाइडेड टू कम टुगेदर एंड फॉर्म अ जॉइंट अरेंजमेंट टू अप्लाई फॉर द अबव प्रोजेक्ट। तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया इन तीनों कंपनीज ने मिलकर, पर कोई न्यू कंपनी नहीं बनाई। अगर कोई न्यू कंपनी नहीं बनाई उन पार्टीज ने मिलकर, तो आपके पास उसे जॉइंट ऑपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जॉइंट ऑपरेशन बोलते हैं, अगर आपके पास अलग से सेपरेट एंटिटी नहीं बना रही। ठीक है ना, तो ये था मेरा एग्जांपल नंबर 1, जहां मैंने क्या बोला, जॉइंट अरेंजमेंट नॉट स्ट्रक्चर्ड थ्रू सेपरेट लीगल एंटिटी। अगला आपके पास क्या है, अगला है जॉइंट अरेंजमेंट स्ट्रक्चर्ड थ्रू सेपरेट लीगल एंटिटी। अलग से सेपरेट एंटिटी तो बना रहे हो, अलग से सेपरेट एंटिटी तो बना रहे हैं, एंड पार्टीज का राइट एंड ऑब्लिगेशन है टू इंडिविजुअल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मतलब जो आपके पास में अलग अलग एसेट, अलग अलग लायबिलिटीज है, उनमें इंडिविजुअली उनके पास में उनके हक वगैरह और ऑब्लिगेशन लायबिलिटीज वगैरह आ रही है। मींस फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एनजी लिमिटेड मैंने बोला मैन पावर सप्लाई करती है और मुकेश लिमिटेड मटेरियल सप्लाई करता है, जैसे हमने बोला, इन्होंने मिलकर एक सेपरेट लीगल एंटिटी बना ली, ठीक है ना, जिसका नाम है एमएन लिमिटेड, एक न्यू कंपनी अलग बना दी।
अब यहां पर मैं जो न्यू कंपनी बनाई, इस न्यू कंपनी के अंदर में अगर जो उसके एसेट लायबिलिटीज है जो भी, अगर उसमें इंडिविजुअली हमें पता है कि किसका वो हक है, मतलब वो किसको अपना रिप्रेजेंट कर रहा है और किसकी वो ऑब्लिगेशन है लायबिलिटी में, मतलब मान लो मशीनरी एनजी के आपके पास है, इन्वेंट्री मटेरियल मुकेश का है, ये इन दोनों का है, ये सिर्फ लायबिलिटी बैंक लोन की एनजी को देनी है, ये क्रेडिटर किस पेमेंट किसको करनी है, मुकेश को देनी है भाई, बेसिकली मटेरियल अगर वो खरीद रहे हैं तो इसको देनी है। अगर आपके पास इंडिविजुअल आपके पास में आ रहा है एसेट्स एंड लायबिलिटीज में, तो वो जॉइंट ऑपरेशन कहलाया जाएगा। चाहे सेपरेट लीगल एंटिटी बना दी पर राइट इन द इंडिविजुअल एसेट लायबिलिटीज है, तो सेपरेट एंटिटी है प्लस राइट इन इंडिविजुअल एसेट लायबिलिटी, तो जॉइंट ऑपरेशन कहलाया जाएगा। फिर से वो क्या कहलाया जाएगा, आपका जॉइंट ऑपरेशन कहलाया जाएगा। बट अगर यही आपके पास मैं बोलूं इसी एग्जांपल में, दोनों पार्टीज का राइट है इन द नेट एसेट्स, मतलब ऐसा नहीं कि हम इंडिविजुअल बोल रहे हैं, हम बोले कलेक्टिवली इन द नेट एसेट्स राइट है, राइट इन द नेट एसेट्स है एंड नॉट इंडिविजुअल एसेट लायबिलिटीज, तो वो जॉइंट वेंचर बन जाएगा। मतलब कि अगर इंडिविजुअल एसेट लायबिलिटीज में राइट्स ऑब्लिगेशंस आ रही है तो आपका जॉइंट ऑपरेशन है, पर अगर आपके पास में राइट इन द नेट एसेट्स है, राइट इन द नेट एसेट्स है, तो आपके पास में राइट इन एसेट लायबिलिटीज, तो वो जॉइंट वेंचर कहलाया जाता है, तो वो जॉइंट वेंचर कहलाया जाता है। तो यही आपके देखो इधर एग्जांपल 3 इसका ही था, जॉइंट अरेंजमेंट विच इज स्ट्रक्चर्ड थ्रू सेपरेट लीगल एंटिटी, तो सेपरेट एंटिटी एंड पार्टीज का क्या है, राइट इन द नेट एसेट्स, नेट एसेट में, ना कि अकेले अकेले एसेट लायबिलिटी में नहीं है, टोटलिटी में पूरी एंटिटी के अंदर है, जो क्या है टोटलिटी में पूरी एंटिटी के अंदर है, तो वो आपके पास में बन जाएगा राइट इन द नेट एसेट्स आपके पास में, तो हम बोल देंगे अपने पास में वो क्या है, वो अपने पास में जॉइंट वेंचर है। तो ये हमारे पास हमने 2 एग्जांपल जॉइंट ऑपरेशन के यहाँ पे कर लिए, मैंने आपको क्या समझा दिया, जॉइंट वेंचर भी आपको समझा दिया। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई है, क्या यहाँ तक बात समझ आ गई है? यस सर, बात समझ आ गई है। फिर आता है एक और एग्जांपल, ये क्या है बेटा, ये इसके लिए थर्ड आपका जॉइंट ऑपरेशन का, जॉइंट अरेंजमेंट स्ट्रक्चर टू सेपरेट लीगल एंटिटी, तो सेपरेट एंटिटी तो है एंड होल आउटपुट, होल मतलब 100% जो आउटपुट है फ्रॉम एसेट्स इज ओनली फॉर द पार्टीज टू द अरेंजमेंट, मतलब आपने एक सेपरेट एंटिटी बनाई और वो जो एंटिटी है वो जो भी आउटपुट जनरेट कर रही है वो आपके जो जॉइंट अरेंजमेंट की जो पार्टीज है उन्हीं को सप्लाई कर रही है, 100% उन्हीं को दिया जा रहा है, तो आपका जॉइंट ऑपरेशन ही होगा। तो आपके मान लीजिए ए लिमिटेड है, वो एक प्रोडक्ट पी बेचती है, बी लिमिटेड है, प्रोडक्ट क्यू बेचती है, और हम बताना चाहता हूं कि इस दोनों प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक कॉमन रॉ मटेरियल चाहिए होता है, रॉ मटेरियल एक्स, मतलब इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो ये दोनों कंपनियां बनाती है इसके लिए रॉ मटेरियल एक्स चाहिए होता है हमें, ठीक है ना। अब ये दोनों कंपनीज ने मिलकर एक कंपनी बनाई ए बी लिमिटेड, ये सेपरेट एंटिटी है, 50-50 ओनरशिप इंटरेस्ट है। ये कंपनी क्या बनाएगी, रॉ मटेरियल एक्स बनाएगी, ये कंपनी क्या बनाएगी, एक्स बनाएगी, और ये जो सारे का सारा आउटपुट है, मतलब ये जो एक्स बनेगा, ये सारे का सारे इन दोनों कंपनीज को ही दिया जाएगा, ए और बी लिमिटेड को, और बाहर नहीं बेचा जाएगा। तो अगर इसका जो सेपरेट लीगल एंटिटी बनाई आपने, अगर उसका 100% आउटपुट उन्हीं को दिया जा रहा है जिन्होंने बनाई है, होल ऑफ द आउटपुट पार्टीज को दिया जा रहा है, तो वो जॉइंट ऑपरेशन माना जाएगा, तो वो जॉइंट ऑपरेशन माना जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अगर आउटपुट एबी लिमिटेड का जो है अगर वो बाहर भी बेचा जा सकता है, आउटसाइड थर्ड पार्टीज को भी बेचा जा सकता है, तो वो जॉइंट वेंचर है। अगर वो ये अपने पास में जो बना रही है, अगर मान लीजिए कुछ इनको दे रही है और कुछ आपके पास आउटसाइड बेच रही है, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, जॉइंट आपके पास वेंचर बन जाएगा, फिर वो जॉइंट वेंचर बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ यही लिखा है, ठीक है ना। तो आपके पास इट ऑल्सो इंक्लूड अ केस, वो एग्जाम्पल 4 का ही आ गया, वेयर होल आउटपुट इज नॉट ओनली फॉर ओन पार्टीज बट ऑल्सो फॉर द थर्ड पार्टीज, तो वो जॉइंट वेंचर हो जाएगा। अच्छा, इनको बोलते क्या है, जॉइंट ऑपरेशन वाली की पार्टीज को बोलते हैं बेटा जॉइंट ऑपरेटर्स, तो इंडिविजुअली उन्हें जॉइंट ऑपरेटर बोलते हैं, और यहाँ पे इनको क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर, जो इंडिविजुअल है। तो आपके पास मैं क्या कंक्लूजन दे दूं, देखो रिवीजन के अंदर भी रिवीजन करा रहा हूं, देखो आपके पास कंक्लूजन क्या है, हम यहाँ पे मान लीजिए ए और बी लिमिटेड मिलकर आपके पास एक जॉइंट अरेंजमेंट बनाया, अगर तो सेपरेट लीगल एंटिटी है ही नहीं फिर तो भाई जॉइंट ऑपरेशन है, अगर सेपरेट एंटिटी है तो उस केस में या तो राइट इन इंडिविजुअल एसेट लायबिलिटीज है, इंडिविजुअल, या फिर आउटपुट सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा जो पार्टीज है, तो फिर वो जॉइंट ऑपरेशन होगा। सेपरेट के साथ राइट इन एसेट्स, इंडिविजुअल सेपरेट लीगल एंटिटी के साथ में आउटपुट ओनली फॉर द पार्टीज, तो वो जॉइंट ऑपरेशन। हाँ, अगर अदर केसेस जो है मतलब राइट इन द नेट एसेट्स है या फिर आउटपुट ओन पार्टीज को नहीं है पर बाहर भी बेचा जा सकता है, तो वो जॉइंट वेंचर है। तो मैं इससे ज्यादा इजी नहीं कर सकता, आपके लिए बिल्कुल आसान कर दिया मैंने जो परिभाषा है किसकी, जॉइंट ऑपरेशन और जॉइंट वेंचर के बीच में फर्क, ठीक है ना। ना मेरे प्यारे बच्चों, इसी को लेकर ना हमारे पास एक जो क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, 4 to 6 मार्क्स तक का बन सकता है एग्जामिनेशन, जहां पर मैं आप लोगों को पूछेगा वो क्या है। तो अलग अलग केसेस के थ्रू है, एक बार आराम से पढ़ते हैं, मैंने वैसे पूरा आंसर दिया पर मैं यहीं पे आपको बताता जाऊंगा। पहले केस में क्या, एक्स और वाई लिमिटेड सिमिलर टाइप ऑफ मोबाइल फोन्स बनाते हैं, इन्होंने एक जॉइंट अरेंजमेंट बनाया मैन्युफैक्चर करने के लिए, टर्म्स के अंदर में दोनों के दोनों अपने अपने एसेट को इस्तेमाल करेंगे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, और दोनों रिस्पॉन्सिबल है लायबिलिटीज के लिए। अरेंजमेंट ने डिस्ट्रीब्यूशन और रेवेन्यू को लेकर, मेन बात यहाँ पे आ रहा है,
एक्स लिमिटेड का एक्सक्लूसिव कंट्रोल है मार्केटिंग के ऊपर, है डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, एंड डज नॉट रिक्वायर द कंसेंट ऑफ वाई इन दिस एक्सपेक्ट, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं। तो आप बोलेंगे सर ये तो जॉइंट ऑपरेशन सेपरेट, अरे भाई यहाँ पे उसने बोला एक्स का एक्सक्लूसिव कंट्रोल है, उसमें वाई कंसेंट नहीं भी होगा तो एक्स का काम है, तो यहाँ तो यूनानिमस डिसीजन मेकिंग ही नहीं है। जब यूनानिमस डिसीजन मेकिंग ही नहीं है तो ये जॉइंट अरेंजमेंट ही नहीं है, और अगर जॉइंट अरेंजमेंट ही नहीं है तो फिर कैसी बात हुई जॉइंट ऑपरेशन और जॉइंट वेंचर की। आप सबसे पहले तो ये देखोगे ना जॉइंट अरेंजमेंट होना चाहिए, तो यहाँ तो बेटा यूनानिमस डिसीजन मेकिंग नहीं है, तो ये जॉइंट अरेंजमेंट ही नहीं है, इसका आंसर ये है। तो जॉइंट ऑपरेशन और जॉइंट वेंचर मत बोल देना, ये तो जॉइंट अरेंजमेंट ही नहीं है, ठीक है। फिर अगले में क्या है, मान लो फर्स्ट वाले में कंटिन्यू कर, व्हाट वुड बी द क्लासिफिकेशन अगर एक्स लिमिटेड और वाई दोनों ज्वाइंटली कंट्रोल कर रहे हैं सारी एक्टिविटीज को इंक्लूडिंग, हाँ फिर उस केस में क्या हो गया, अब यूनानिमस डिसीजन मेकिंग है, अब आपके सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है तो जॉइंट ऑपरेशन हो गया, क्योंकि सेपरेट एंटिटी नहीं है तो जॉइंट ऑपरेशन हो गया। ओके, व्हाट वुड बी द क्लासिफिकेशन अगर अंडर द टर्म्स ऑफ द अरेंजमेंट सेपरेट एंटिटी क्रिएट करी गई है टू मैन्युफैक्चर, अब सेपरेट एंटिटी बना दी तो अब चेक करना पड़ेगा, अगर राइट इन द इंडिविजुअल एसेट लायबिलिटीज है तो जॉइंट ऑपरेशन है, अगर राइट इन द नेट एसेट्स है तो जॉइंट वेंचर है, तो दोनों बताना पड़ेगा। इंडिविजुअल एसेट लायबिलिटीज है तो जॉइंट ऑपरेशन, नेट एसेट्स है तो जॉइंट वेंचर, तो दोनों बताने पड़ेंगे क्योंकि उसने बताया नहीं, उसने सिर्फ बोला सेपरेट एंटिटी है, ठीक है ना। अच्छा, फोर्थ केस यहां से आ रहा है, कॉन्टिन्यूइंग विथ थ्री अबव, जॉइंट अरेंजमेंट इज अ मींस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन्स ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म बट द आउटपुट जो है इज परचेज बाय बोथ एक्स एंड वाई लिमिटेड इन द रेशियो ऑफ 50-50, सारा आउटपुट उनको, जॉइंट अरेंजमेंट कैन नॉट सेल द आउटपुट टू द थर्ड पार्टीज, जो प्राइस वगैरह बात करिए आपके पास में, तो मेरे को बताओ सारे का सारा आउटपुट किनको दिया जा रहा है, उन्हीं पार्टीज को दिया जा रहा है एक्स और वाई को, तो क्या हो गया सर जॉइंट ऑपरेशन हो गया फिर से, तो आपके जॉइंट ऑपरेशन हो गया, आउटपुट ओनली फॉर दी पार्टीज है, आउटपुट सिर्फ उन्हीं को दिया जा रहा है। ओके, फिफ्थ वाले पे आते हैं, क्या आंसर आपका अलग होगा, अगर एक्स और वाई लिमिटेड सोल्ड देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ आउटपुट टू थर्ड पार्टीज, अब आपको लगेगा सर ये तो थर्ड पार्टी आ गए तो जॉइंट वेंचर बन गया, अरे इंग्लिश तो पढ़ लो, यही गलती करते हो बेटा, वो कह रहा है एक्स और वाई थर्ड पार्टी को दे रही है, भाई वो जिस मर्जी को दे हमें क्या लेना, ये देखो ना जॉइंट जो आपके पास अरेंजमेंट बनाया है वो जो सेपरेट लिख रहे हैं वो किसको दे रही है, भाई वो तो एक्स और वाई को दे रही है अपना 100%, वो उसके बाद जिस मर्जी को दे, तो सेपरेट एंटिटी जो अपना आउटपुट एक्स और वाई को दे रही है, अब ये आगे थर्ड पार्टीज को दे रहे हैं, तो ये बेटा जॉइंट ऑपरेशन ही होगा, जॉइंट वेंचर मत बोल देना, तो ये जॉइंट ऑपरेशन ही है इस केस में भी, ये आगे थर्ड पार्टी आपके आगे बेच रही है। हाँ, जॉइंट अरेंजमेंट जो है वो लोग अगर थर्ड पार्टी को देंगे तो वो जॉइंट वेंचर कहलाया जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें यही है, एज्यूम इसमें अगर टर्म्स ऐसी है कि जॉइंट अरेंजमेंट इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू सेल द आउटपुट टू एक्स एंड वाई बट वाज एबल टू सेल द आउटपुट थर्ड पार्टी, हाँ अब वो कह रहे हैं अगर वो अपने पास में जॉइंट अरेंजमेंट ही थर्ड पार्टीज को बेच सके तो वो जॉइंट वेंचर बन जाएगा। तो भाई बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आसान सा था, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं थी। इसका ना मैंने एक्चुअल आंसर जो है मतलब वो इंग्लिश 2-4 लाइनें आपके साथ में लिखने वो मैंने अंडरलाइन भी करके वो यहाँ पे डाल दिया आप लोगों के लिए, ठीक है, कंफ्यूजन हो। अब हमारे पास में बेटा इसमें आती है बात अकाउंटिंग की। अब अकाउंटिंग में जैसे मैंने दो है, एक है सर जॉइंट ऑपरेशन, एक है सर जॉइंट वेंचर। देखो जो आपके पास में जॉइंट ऑपरेशन है ना, जॉइंट ऑपरेशन है उसके हमारे पास बात होती है, कहते हैं इन एसएफएस, जब एसएफएस ना होगी तो कौन सा इंड एस 111 के हिसाब से क्या लगेगा, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन, कोई सीएफएस की बात ही नहीं, मतलब जो एसएफएस में करो वही अगर आपको सीएफएस बनानी पड़ेगी तो वही एप्लीकेबिलिटी होगी। तो हमारे पास में इंड एस 111 कहता है कौन सा मेथड लगेगा जॉइंट ऑपरेशन में, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन। प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन का सिंपल मीनिंग होता है आपको अपनी किताब में अपना अपना हिस्सा दिखाना है, तो आपको हर पार्टी अपना अपना हिस्सा शेयर कर रिकॉर्ड करेगी, उन शेयर एसेट का, लायबिलिटी का, इनकम का, एक्सपेंस का। अगर जॉइंट ऑपरेशन है तो आपका प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड पीसीएम शॉर्ट में बोल देते हैं वो लग जाता है, जहां पर मैं आपको अपनी किताब में अपना प्रोपोर्शनेट हिस्सा उस जॉइंट अरेंजमेंट में जो है वो शो करना है, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम है। ओके, अगर जॉइंट वेंचर है तो कहता है उस केस में एसएफएस के केस में, एसएफएस में आपका लगेगा इंड एस 27, तो आप वो इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर जैसे इंडिया इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दिखाते हो वो वाला लगाओगे, ठीक है ना। हाँ, और आप सीएफएस में इंड एस 28 लगाओगे, इक्विटी मेथड जो एसोसिएट वाला होता है, तो वो इंड एस 28 में सीखते हैं। तो एक्चुअली मैं बोलूं जॉइंट वेंचर वाला फिर यहाँ पे मुद्दा ही नहीं उठता, क्योंकि उसके एसएफएस में क्या लग रहा है, इंड एस 27 जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन्वेस्टमेंट सब्सिडी को दिखा रहे हो, कॉस्ट और फेयर वैल्यू मेथड है, और आपके पास सीएफएस में कौन सा लगेगा, इंड एस 28 लगेगा, वो इक्विटी मेथड आपका लगता है, तो वो हमारे को इंड एस 28 में सीखते हैं, ठीक है ना। जॉइंट ऑपरेशन में कौन सा लग रहा है, इंड एस 111 जो हमें प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन मेथड अपने पास क्या है, ठीक है ना। अब यहां पर मैं इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देखो, बड़ा ही आसान सा है, ठीक है ना। एबी एंड बीसी लिमिटेड उसने बात करी बेटा, यहाँ पर एक जॉइंट ऑपरेशन आपके पास बोला है उसने, ना कि जॉइंट वेंचर, उसने खुद ये बात लिखी हुई है। अब इसने ना इस पैराग्राफ में बताया हुआ है कि जो भी एसेट लायबिलिटीज है उसमें राइट इन द इंडिविजुअल एसेट लायबिलिटी, इंडिविजुअल बोला हुआ है, जैसे उसने बोला हुआ है कि वैसे 50% है पर उसने बोला एबी का राइट है टू ऑल ऑफ द बिल्डिंग नंबर 1, तो बिल्डिंग 1 में देखो एबी का है सिर्फ, तो मैंने उसको ना आगे ग्रीन से करके लिख दिया जो पैराग्राफ में लिखा, तो आपके लिए आसान बना दिया, जैसे कैश दोनों का है, बिल्डिंग एबी का है, बिल्डिंग 2 एबी बीसी की है, डेट जो है वो सिर्फ एबी का है, ये आपके पास एबी बीसी है, ये इक्विटी एबी बीसी, ये ऊपर पैराग्राफ से आ रहा है।
अब उसने हमसे पूछा बताओ AB लिमिटेड अपनी किताब में कैसे रिकॉर्ड करेगी, तो अपना अपना हिस्सा, अपना हिस्सा में जैसे कैश है, अब कैश दोनों का 50% है तो 40 का आधा कितना हो गया 20। बिल्डिंग 1 पूरे का पूरा इसका 240, ठीक है ना। बिल्डिंग 2 दोनों का है तो 200 के अंदर आधा 100। डेट पूरे का पूरा AB का है तो पूरा आ गया। ये दोनों चीजें दोनों के तो आधी आधी आ गई 50 और 70। तो अपनी किताब में AB लिमिटेड प्रोपोर्शनेट शेयर रिकॉर्ड करेगा। अपनी किताब में ये है आपका प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड, ठीक है ना, कि अपनी किताब में अपनी बुक्स में आपका प्रोपोर्शनेट जो शेयर बनता है वो आपने दिखाना है, ठीक है ना। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन भी आपका सच है। कहता है 1 अप्रैल 2017 को अल्फा लिमिटेड ने कमेंस करा ज्वाइंट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रॉपर्टी विद गामा लिमिटेड। फॉर दिस पर्पस अरेंजमेंट एग्रीवर दैट प्रोवाइड्स फॉर द जॉइंट ऑपरेशन, खुद लिख दिया जॉइंट ऑपरेशन तो लफड़ा ही खत्म हो गया, ठीक है ना। एंड ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, सारा ऑनगोइंग एक्सपेंडिचर जो है उसमें मेंटेनेंस प्लस बोरिंग कॉस्ट इक्वली शेयर होगी, तो इक्वल है बेटा आपके पास में। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुई 30 सितंबर को, शुरू हुए थे 1 अप्रैल 17 को। एंड यूटिलाइजेशन चालू कब से करी 1 जनवरी से, लाइफ आपकी कितने 20 साल। कहते हैं टोटल कॉस्ट कंस्ट्रक्शन की लगी 40 करोड़ जो प्रॉपर्टी बने। इसके अलावा जो कॉस्ट पार्टली फंड कहां से थी, लोन से थी। 10 करोड़ का जो लोन लिया था आपके पास में 1 जनवरी को, लोन पे ब्याज का रेट भी है और इंटरेस्ट पेबल एट द एंड है। अब सिंपल बात होती है आपकी जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो रही तब तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना है, उसके बाद का आपका PL में जाना होता है, ठीक है ना। फिर उसने बोला कंपनी ने 4 लाख का खर्चा भी किया मेंटेनेंस में। आपसे कहते हैं कंपनी ने रिकॉर्ड किया इंटायर अमाउंट पेड एज इन्वेस्टमेंट जॉइंट वेंचर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अरे भाई जॉइंट ऑपरेशन है और तुम इन्वेस्टमेंट ये भी दिखा रहे हो, ये तो गलत है ना। आपको अपने बुक्स में प्रोपोर्शनल शेयर दिखाना है, तो जो उसने किया वो क्या किया, गलत किया सर, गलत किया। क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, जो भी चीजें आएगी सबको अपनी किताब में प्रोपोर्शनल दिखाना है, 50-50% है इक्वली। तो आपको क्या करना है, देखो परिभाषा लिखो, 2-3 लाइनें इंग्लिश में लिखनी है। जॉइंट अरेंजमेंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन, जॉइंट ऑपरेशन, जॉइंट वेंचर, तो प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन लगेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे दोनों का 50-50% है। प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बेटा 40 करोड़ थी जो उसने हमें बताई थी, ठीक है ना। हमें उसने बताई थी टोटल कॉस्ट 40 करोड़ थी। अब अच्छा उसने लोन भी लिया हुआ था आपके पास, तो वो कैपिटलाइज होगा 6 महीने का आपके पास में इंटरेस्ट 1 अप्रैल से 30 सितंबर, तो वो निकल जाएगा इंडेक्स 23 के हिसाब से। बोरिंग कॉस्ट जो 10 करोड़ था, 10% 6 महीने का, तो टोटल कॉस्ट होगी इतनी। उसके बाद अगले 6 महीने की क्या लग रही होगी बेटा आपके पास में, डेप्रिसिएशन लग रही होगी। उसने बताया था लाइफ बेटा 20 साल है, तो 20 साल लाइफ है तो आपके पास 40.5 पे एक 1/20 और 6 महीने की डेप्शन आके टोटल वैल्यू आ गई। बस अब आपको बताना है जो भी चीजें सारी अपनी किताब में प्रोपोर्शनल दिखाएंगे। तो जो कैरिंग अमाउंट होगा वो बैलेंस शीट में दिखेगा दोनों की में 50-50%, अल्फा में भी गामा में भी। इंटरेस्ट कॉस्ट जो बाकी बची हुई इंटरेस्ट कॉस्ट है अगले 6 महीने की, जो 0.5 का आपके पास है, 6 महीने की तो कैपिटलाइज हो रही है, 6 महीने की PL में जा रही है, तो जो आपकी बाकी 6 महीने के 0.5 जो PL में जा रही है वो भी आधी आधी हो जाएगी, अपनी अपनी बुक्स में आधी आधी ले जाएंगे। डेप्रिसिएशन जो PL में जा रही है वो भी आधी आधी हो जाएगी। मेंटेनेंस का खर्चा जो उसने बोला था 4 लाख रुपए लगे थे बेटा मेंटेनेंस के, ठीक है ना, वो भी आपके पास PL में जा रहे आधे आधे हो जाएंगे। और लोन जो है जो लायबिलिटी दिख रही है 10 करोड़ की, वो भी दोनों आधी आधी दिखाएंगे। तो हमने बस जितनी चीजें दे रखी है, जो कोई एक्सपेंस की चीज है, कोई एसेट है, कोई लायबिलिटी है, जो भी चीज है वो अपनी बुक्स में अपना प्रोपोर्शनेट शेयर दिखा देंगे, बस ये है। तो ये आपके पास क्या है, बस इसे मैं सजेस्ट करूंगा पैराग्राफ फॉर्म में लिख दीजिए, एक एक आइटम को पैराग्राफ फॉर्म में लिख दो कि ऐसे ऐसे अपने बुक्स में दिखाना है, बस यही काम है। और जो उसने किया वो ट्रीटमेंट गलत किया, ये है आपके पास तरीका, ठीक है ना। ओके ना, ये क्वेश्चन बेटा 4 नंबर का आपके पास आया था क्वेश्चन पेपर के अंदर ही, एक बार पढ़ लेते क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो आपके पास क्वेश्चन ये बात बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एंटिटी के इज ओन्ड बाय 3 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है MNNC लिमिटेड, जिनका इतना इतना % इक्विटी इंटरेस्ट है। उसने बोला कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट बिटवीन MNN लिमिटेड उनको ज्वाइंट कंट्रोल देता है, ठीक है ना। इट इज डिटरमिन्ड दैट एंटिटी के इज अ ज्वाइंट ऑपरेशन एंड नॉट अ ज्वाइंट वेंचर, उसने खुद बोल दिया ज्वाइंट ऑपरेशन है। सी लिमिटेड इज नॉट अ पार्टी टू द अरेंजमेंट बिटवीन MNN लिमिटेड, कहता है सी लिमिटेड का आपके पास जरूरत नहीं है बिटवीन MNN। However, like MNN Limited, C Limited also has a right to the assets and the liabilities, उसका इंटरेस्ट तो है एसेट लायबिलिटीज में, पर एक तरीके से तीनों कहने को है बट एक्चुअली में वो MNN इकट्ठे है पर C अलग है, ठीक है ना। बट द मैनर ऑफ अकाउंटिंग टू बी फॉलोड बाय MNN लिमिटेड ऑन द वन हैंड एंड C लिमिटेड ऑन द अदर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट को लेके आप अपना आंसर एक्सप्लेन कर दीजिए। अब बेटा यहाँ पर ना बात समझिए, डिसीजन मेकिंग यूनानिमस तो चाहिए नहीं, ठीक है ना। आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट सिर्फ किसके बीच में, M और N के बीच में हो रहा है, जिससे ज्वाइंट कंट्रोल आ रहा है एक्टिविटीज को लेके। यूनानिमस डिसीजन मेकिंग नहीं है, यूनानिमस डिसीजन मेकिंग नहीं है तो आप एक बार ये ना बोल देना कि सर ये तो ज्वाइंट अरेंजमेंट ही नहीं है। क्यों, क्योंकि वो कॉन्ट्रेक्चुअल है और उसमें बात लिखी हुई कि ये दोनों ही करेंगे, तो ये एक तरीके से ज्वाइंट अरेंजमेंट बिटवीन MNN हो गया, ठीक है ना। तो MNN के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ज्वाइंट अरेंजमेंट बिटवीन MNN हो गया, उसमें सी नहीं आया एक बार, ठीक है ना। तो ज्वाइंट अरेंजमेंट दोनों के बीच में, सी लिमिटेड का अपना 20% स्टेक है, तो ज्वाइंट ऑपरेशन है प्रोपोर्शनल। तो एक्सेप्शन आ गई है यूनानिमस डिसीजन मेकिंग की जो मैंने बोली थी कि आपके पास में एक प्रकार से ज्वाइंट आपके पास में कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग जो आ रही है वो यूनानिमस चाहे नहीं है, उसकी एक्सेप्शन आ गई कि कुछ पार्टीज ही चाहे कर रही है, कुछ पार्टीज चाहे कर रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन है कौन सी कर रही है।
तो इवन तो आपका ज्वाइंट अरेंजमेंट कहलाया जाएगा और ये ज्वाइंट ऑपरेशन है, तो इसलिए प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन होगा, बस वही आपके पास लिखा हुआ है। तो हर पार्टी अपना अपना क्या दिखा रही होगी, अपना अपना स्टेक के तौर पे दिखा रही होगी। अगर एम और एन का देखें तो उनके बीच में आधा आधा हो गया 40-40% करके, और सी अपना 20% दिखा रहा होगा, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है बस। और ट्रीटमेंट SFS CFS दोनों में सेम होगी, ठीक है ना। वो तो इंडेक्स ट्रिपल वन ही लग रहा है, तो वो प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन ही कहते हैं, ठीक है ना। फिर आपके पास बेटा जो अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये भी आपके पास जनरल सा क्वेश्चन है, आरटीबी का क्वेश्चन है, तो हम ये भी कर लेते हैं। कहता है पी और क्यू लिमिटेड ने एंटर करा एग्रीमेंट में, अरेंजमेंट में टू बाय अ बिल्डिंग जिसके कितने फ्लोर है, 12 फ्लोर है, जो लीज करेंगे बाकी पार्टी को। पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड ऑथराइज है कि वो अपने 5 फ्लोर अपने पास लीज करेंगे। तो 5 फ्लोर किसको दे दे, पी और क्यू को। पी लिमिटेड एंड यूनिलैटरली कैन मेक ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू द रिस्पेक्टिव, वो अपना डिसीजन लेंगे, पी अपना लेगा 5 फ्लोर को लेके, क्यू अपना लेगा कि क्या करना है, ठीक है ना। और जो भी इनकम है वो उनको आएगी। बचे हुए जो 2 फ्लोर है वो ज्वाइंटली मैनेज करे जाएंगे, जो भी डिसीजन होगा वो यूनानिमसली एग्री किया जाएगा पी और क्यू के बीच में, और वो अपने बीच में प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे। इनका राइट है बेटा टू द नेट एसेट्स में, तो राइट इन द नेट एसेट्स में है, ठीक है ना। तो वो इफेक्टिवली ज्वाइंट वेंचर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या आपके पास ये ज्वाइंट ऑपरेशन है कि ज्वाइंट वेंचर है, तो बेटा आपके पास समझना 12 में से 5 का तो पी के पास है, 5 का क्यू के पास है, और 2 के लिए ज्वाइंट अरेंजमेंट जो नेट एसेट में राइट है, तो ज्वाइंट वेंचर हो गया। अब हमने बताना है, बस डेफिनेशन दे दी स्टार्टिंग में, तो 5 फ्लोर जिसका पी लिमिटेड पे कंट्रोल है, तो उसके लिए वो क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है ना। तो बिल्डिंग आपके पास में वो रेंट पे दिए गए, तो आपके पास वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे होगा इंडेक्स 40। सेम तरीके से 5 फ्लोर के लिए क्यू है, तो वो इंडेक्स 40 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। जो बाकी 2 फ्लोर है बेटा, तो राइट इन द नेट एसेट्स था, तो वो ज्वाइंट वेंचर हो जाएगा, और उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, जो इफेक्टिवली हम बोलते हैं, तो आपके पास में SFS और CFS में एक प्रकार से आपका क्या लग जाएगा, इक्विटी मेथड लग जाएगा, ठीक है ना। तो वो हमें अपने पास यहाँ बताना है, बस इतना सा आंसर है, इतना सा आंसर है, ठीक है। देन आपके पास आती है बेटा अगली बात, जो हमारे पास थोड़ा सा आपके पास डिफरेंट पॉइंट हम लोग सीखने जा रहे हैं, तो ध्यान सुनना, इसको लेके 2 क्वेश्चन है, और मैं पॉइंट कॉन्सेप्ट भी आपको सिखा दूंगा, 3 क्वेश्चन इनफैक्ट जो है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ए लिमिटेड इज वन ऑफ द पार्टीज टू अ जॉइंट ऑपरेशन, जिसका 60% इंटरेस्ट है जॉइंट ऑपरेशन में, एंड बैलेंस 40% किसी और के पास है। तो 2 पार्टीज है बेसिकली, एक के पास 60% है, एक के पास 40% है, ठीक है, जॉइंट ऑपरेशन है। A Limited has contributed an asset held by to the joint operation for the activities to be conducted in the joint, तो उसने कंट्रीब्यूट किया। तो A Limited जो खुद जॉइंट ऑपरेटर है, उसने एसेट बेचा है बेसिकली किसको, जॉइंट ऑपरेशन को, ठीक है ना। कैरिंग वैल्यू कितनी थी एसेट की, 100 रुपए, और एसेट एक्चुअली में बेचा गया 80 रुपए में, मतलब 20 के लॉस पे। ए लिमिटेड को कैसे काउंटिंग करनी है, मतलब आपने एक एसेट जो आपकी बुक्स में इंडिविजुअली दिख रहा था, उसे जॉइंट ऑपरेशन को बेचा है, जिसमें आपका 60% है। तो मान के चलिए जॉइंट ऑपरेशन है, उसमें 60% है, अदर पार्टी का 40 है। ए लिमिटेड ने एक एसेट बेचा है जॉइंट ऑपरेशन को, कैरिंग अमाउंट 100 है, सेल 60 पे किया। अब मेरे को बताओ बिफोर सेल से पहले वो क्या दिखा रहा था, सर पूरा 100% एसेट दिखा रहा था। जब वो सेल नहीं करी तो उससे पहले हमारी किताब में पूरा 100% एसेट दिख रहा है। जब मैं सेल कर दूंगा तो वो किसकी बुक्स में एसेट दिखेगा, सर जॉइंट ऑपरेशन में दिखेगा 100% एसेट, उसमें से 60% शेयर किसका है, सर ही का है। तो क्या घूम कर दिखेगा वहां 100%, तो क्या घूम कर 60% मेरे पास ही दिख जाएगा, हाँ। तो आपके पास घूम कर 60% मेरे पास ही दिख जाएगा ना, प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन की वजह से। तो इफेक्टिवली पहले मेरे पास 100% एसेट दिख रहा है, सेल करने के बाद वहां चला गया और उसका 60% मेरे पास दिखेगा प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन की वजह से। तो इफेक्टिव अगर मैं बोलूं इफेक्टिव सेल, तो बेटा 40% की करनी है आपको। आपको जो एंट्री डालनी है वो किसकी डालनी है, इफेक्टिव सेल 40% की ही डालनी है। प्लीज फिर से सुनो, आपको जो एंट्री डालनी है वो इफेक्टिव सेल 40% की डालनी है। क्यों, क्योंकि यार आपके पास आपका 100% दिख रहा है, और सेल करने के बाद भी घूमकर 60% दिखेगा ना, तो आपको अपनी किताबों से कितना ही हटाना है, 40% को हटाना है। तो हमने ए लिमिटेड को क्या करना है, सेल कितने की रिकॉर्ड करनी है, टू द एक्सटेंट ऑफ अदर पार्टी शेयर, जितना अदर पार्टी का हिस्सा है 40%, उतने की ही हमने सेल रिकॉर्ड करनी है। इफेक्टिव सेल 40% ही है, इफेक्टिव सेल 40% ही है, ठीक है ना। तुम्हारे पास में बैंक में आपके पास कितना हुआ, देखो आपके पास में टोटल था कैरिंग अमाउंट 100, सेल किया 80 पे, तो 40% रिकॉर्ड करना है। 40% कितना हो गया सर, 80 का 40%, बैंक में कितना आता है, जितना पैसा आया। बाहर जो होगा एसेट 40%, हमेशा बाहर किस पे जाता है, कैरिंग अमाउंट, तो 100 का 40% आपके पास 40, और बाकी लॉस आ गया। होने को गेन भी हो सकता है ज्यादा में ज्यादा, बट पॉइंट यार है, अगर आप एसेट जॉइंट ऑपरेशन को बेच रहे हो, तो आपने जो सेल रिकॉर्ड करनी है वो कितनी रिकॉर्ड करनी है, टू द एक्सटेंट ऑफ द अदर पार्टी शेयर, बस इतना सा पॉइंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ये बोला, सेल ऑफ एसेट टू द जॉइंट ऑपरेशन बाय जॉइंट ऑपरेटर, रिकॉग्नाइज गेन लॉस ऑन द सेल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर ऑफ द अदर पार्टी। तो बैंक में आएगा जितना पैसा मिला इनटू शेयर ऑफ अदर पार्टी, एसेट कितना बाहर जाएगा, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स और इनटू शेयर ऑफ अदर पार्टी, और बाकी क्या आ गया, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है ना। अगला अब आ रहा है बेटा एसेट खरीदने की बात आ रही है। कहता है ए लिमिटेड इज वन ऑफ द पार्टीज टू अ जॉइंट ऑपरेशन, जिसका क्या है 60% इंटरेस्ट है इन द जॉइंट ऑपरेशन,
एंड बैलेंस 40% किसके पास है, दूसरे ज्वाइंट ऑपरेटर के पास है, ठीक है जी। वही चीज आ गई 46 एंड 40। अब इसने एसेट खरीदा है ज्वाइंट ऑपरेशन से, अब हम खरीद रहे हैं, तो ए लिमिटेड ज्वाइंट ऑपरेशन से एसेट खरीद रहा है, अब हम खरीद रहे हैं एसेट, ठीक है ना। आपके कह रहे हैं कैरिंग वैल्यू एसेट की बुक्स में जो थी ज्वाइंट ऑपरेशन की 100 थी, और एसेट एक्चुअली में कितने का खरीदा, 80 का, एटा 20 के लॉस पे। तो आपके लिए तो कॉस्ट कितनी है, जितने में खरीदा 80 पे है। ए लिमिटेड कैसे अकाउंट करेगा, अब मुझे बताओ। खरीदने से पहले, ध्यान सुनना, खरीदने से पहले किसकी किताब में एसेट दिख रहा है, 100% ज्वाइंट ऑपरेशन में। क्या घूम कर 60% तो आपके पास वैसे ही आ रहा होगा ना, यस सर 60% हमारा प्रोपोर्शनल स्टेक है, तो प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन की वजह से 60% तो पहले ही दिख रहा है भाई, दिख रहा है 100 पर 100 का 60 तो हमारे पास वैसे ही दिख रहा है ना। अच्छा, और जब हम खरीद लेंगे तो 100% मेरे पास ही आ जाएगा, तो इफेक्टिवली 60% पहले दिख रहा है, परचेज के बाद 100% मेरे पास दिखने हैं। तो मुझे कितने की रिकॉर्ड करनी है सर, बचे हुए 40% की। तो इफेक्टिव परचेज आपकी बची हुई 40% ही हुई, इफेक्टिव परचेज आपकी बची हुई 40% ही, तो आपको सिर्फ 40% के एक्सटेंट की ही एंट्री डालनी है। रिकॉग्नाइज परचेज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द अदर पार्टी शेयर, जितना दूसरी पार्टी का शेयर है इफेक्टिव 40% उतने का ही दिखाना है। तो एंट्री क्या होगी, एसेट टू बैंक। खरीदने के समय कभी प्रॉफिट लॉस की बात नहीं आती है, प्लीज समझना, पैसे देके आप खरीद रहे हो, ठीक है ना। तो आपका जितनी टोटल था आपके पास 80 रुपए का था, उसका 40% कितना हो गया, 32, जो आपके पास कॉस्ट आपके पास दिख जाएगी, ठीक है ना। तो यही एंट्री हमने दिखाई। परचेज अगर करते हो ज्वाइंट ऑपरेशन से, तो रिकॉग्नाइज परचेज कितने करने हैं, जितना अदर पार्टी का शेयर है। एंट्री क्या डलेगी, एसेट टू बैंक, जितने पैसे दिए इंटू शेयर ऑफ अदर पार्टी, जितने पैसे दिए इंटू शेयर ऑफ। तो आपकी परचेज सेल के अंदर प्लीज याद रखना, आपने अगर सेल किया तो आपने रिकॉर्ड किसका करना है, अदर पार्टी का जितना शेयर उतने की सेल रिकॉर्ड करनी है, उसमें प्रॉफिट लॉस आएगा। अगर खरीद रहे हो ज्वाइंट ऑपरेशन से, तो आपने परचेज कितने की रिकॉर्ड करनी है, जितना प्रोपोर्शन दूसरी पार्टी का, उतना ही परचेज आपने अपने पास में रिकॉर्ड करना है, और उसमें कोई प्रॉफिट लॉस की बात नहीं आ रही है, ठीक है ना। अगला एक और क्वेश्चन है बेटा, ध्यान सुनेंगे। वो कहता है एंटिटी ए एंड बी एस्टेब्लिश करा हुआ है 50-50 ज्वाइंट ऑपरेशन इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। एंटिटी जे वेयर बाय ईच ऑपरेटर का 50% ओनरशिप इंटरेस्ट है और टेक 50% आउटपुट लेके जाता है, जो एंटिटी जे है। ऑन द फॉर्मेशन आपके पास एंटिटी ये कंट्रीब्यूट करता है प्रॉपर्टी विद अ फेयर वैल्यू ऑफ इतने की, और एक इंटेंजिबल एसेट जिसकी फेयर वैल्यू इतनी है। तो एंटिटी ए है बेटा, उसने क्या दिया, उसने दिया प्रॉपर्टी और एक इंटेंजिबल एसेट, इनकी फेयर वैल्यू दे दी, और उसने बोला इनका आपके पास एंटिटी बी ने क्या कंट्रीब्यूट किया, इक्विपमेंट, जिसकी फेयर वैल्यू 120 लाख है। तो एंटिटी बी ने क्या दिया, इक्विपमेंट दिया, इसमें डाला 120 का। वट विल बी द अमाउंट ऑफ गेन लॉस, कितना रिकॉर्ड करेंगे ए और बी अपने सेपरेट में और सीएफएस में, ठीक है ना। और उन्होंने उसके कैरिंग अमाउंट भी दे दिए थे, कितने कितने, इसके 100 लाख, इसके 80 लाख, इसका 100 इन दोनों का मिला के है, इसका 80 एक ही एसेट है। अब प्लीज समझना, यहां पर मैं एंटिटी ए अब कितना ही रिकॉर्ड करेगी बेटा, बात समझो ना। हमारे पास में तो हम तो अपने पास दूसरे वाले का शेयर ही रिकॉर्ड करेंगे ना। तो अब बात समझो, हम अपने पास में जब वो डाल रहे हैं किसमें, ज्वाइंट अपने पास में ऑपरेशन में डाल रहे हैं, तो घूमकर हमारे पास 50% हमारे पास दिखेगा ना। तो वो यहाँ पर में इक्विपमेंट आ जाएगा, और वो किस पे आ रहा है, जो उसकी फेयर वैल्यू है उसका 50% 60, और जो हमारा जाएगा वो जाएगा बेटा आपके पास में एक तरीके से जो कैरिंग अमाउंट है उसका आपके पास में 50% अदर पार्टी का जो शेयर है। हम अपने पास जो दिखाना है अदर पार्टी का शेयर, जो जा रहा है अदर पार्टी का शेयर, जाने वाला हमेशा कैरिंग अमाउंट का जाता है, तो कैरिंग अमाउंट 100 थी, आने वाला आपके पास फेयर वैल्यू के हिसाब से आ गया, और बाकी गेन आ गया आपके पास में 10 का। सेम तरीके से बी कैसे करेगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी और इंटेंजिबल एसेट दोनों की इंडिविजुअल फेयर वैल्यू, तो दोनों का 50-50% आ जाएगा, 55 और 5, और जो जाने वाला है वो 80 था, 80 का आपके पास में 50% इक्विपमेंट का, और बाकी आ गया गेन 20। बस ये करना है आपके पास, और कुछ नहीं है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, एंट्रीज आपके सामने लिखी हुई है, मैंने फटाफट आप लोगों को बता दिया, ठीक है ना। नाउ आप लोगों के पास में यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है बेटा, ध्यान सुनना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है एक्चुअली मैं बोलूँ तो ये क्वेश्चन है दिया हुआ 103 में, बट इसके अंदर एप्लीकेबिलिटी यहाँ 111 वाली आती है, तो इसलिए मैं कराता बच्चों को 111 के अंदर में हूँ, ठीक है ना, जो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलरली एक पॉइंट को लेके है हमारा, जो कि आता है अकाउंटिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेक और इंटरेस्ट इन द ज्वाइंट ऑपरेशन। तो हमें एक छोटी सी बात, इंडेक्स 103 आपके पास बात बोलता है कि आपके पास अगर आप स्टेक ज्वाइंट ऑपरेशन के अंदर में एक्वायर कर रहे हैं, तो उस पर बिजनेस कॉम्बिनेशन की अकाउंटिंग लगानी है, जो 103 में हम सीखते हैं। क्या लगानी है, 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन की अकाउंटिंग लगानी है, ठीक है ना। अगर आप अपने पास में स्टेक या इंटरेस्ट खरीद रहे, किसमें, ज्वाइंट ऑपरेशन में खरीद रहे हैं, तो उसको लेकर ना एक पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है, जिसको मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे भी यहाँ पे बताया हुआ है। पहले मैं यहाँ से ना एक एग्जांपल एक बार के लिए पढ़ देता हूँ, यही हमारे क्वेश्चन में पूरा विद फुल प्रैक्टिकल एलिमेंट, ठीक है ना। हमने क्या बोला, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप कोई ज्वाइंट ऑपरेशन के अंदर में आप कोई स्टेक अपने पास में अक्वायर कर रहे हैं, तो उसके लिए वो कहते हैं इंडेक्स 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन की अकाउंटिंग लगानी है, ठीक है ना। जो 6 स्टेप अकाउंटिंग हम अपने पास सीखते हैं एक्विजिशन मेथड की, ठीक है ना। तो मान लीजिए कंपनी XYZ, इन तीनों का 30, 60, 10% स्टेक है ज्वाइंट ऑपरेशन में, नेमली AWM ब्लॉक करके।
कंपनी एक्स एक्वायर कर रही है 33.33% शेयर कंपनी जेड के स्टेक का इन सच जॉइंट ऑपरेशन, और कंपनी वाई एक्वायर कर रही है इसका 10%। तो एक्चुअली हुआ क्या, जो इस कंपनी का स्टेक है ना 10% जेड का उस जॉइंट ऑपरेशन में, उसका स्टेक दोनों खरीद रही है दोनों कंपनी, और इस 10% का ये कितना खरीद रही है 33.33%, ये खरीद रही है 66.67% उस 10% का। काइंड ऑफ से यू कैन से 1/3 एंड 2/3, बट वो परसेंटेज दे रहा है तो हम परसेंटेज का रोलेंगे। अब इसमें क्या करना है, हम बोल रहे हैं कि बिजनेस कॉम्बिनेशन काउंटिंग करी जाएगी कंपनी एक्स के द्वारा फॉर एक्वायरिंग दिस मच स्टेक एंड कंपनी वाई के द्वारा इतने शेयर के लिए। तो ये दोनों अपनी अपनी बुक्स में बिजनेस कॉम्बिनेशन के काउंटिंग दिखाएंगे कि एक्चुअली में जो हम अपने पास लगाते हैं एक्विजिशन मेथड के 6 स्टेप, वो अपने पास में लगाएंगे कितने परसेंट का, इतने परसेंट का, जितना इतना परसेंट उनके पास एक्वायर किया जा रहा है, ठीक है ना। अब इसी को लेके आपके पास ये पूरा क्वेश्चन है, जहां पर मैं देखो उसने यही बोला है AWM ब्लॉक है, कंपनी एक्स, कंपनी वाई, कंपनी जेड, वही 30-60-10 है, टोटल 100 है, ठीक है ना। ये अनइनकॉर्पोरेटेड ज्वाइंट अरेंजमेंट है, तो बेटा ऑब्वियसली सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, जिसकी वजह से ज्वाइंट ऑपरेशन हो जाएगा। हाँ है ज्वाइंट ऑपरेशन, आंसर में भी ज्वाइंट ऑपरेशन ही है, सारी बातें वही की हुई है, बट आपको एक मजे की बात हो, इस क्वेश्चन में लिखते समय उन्होंने बार बार इसे ज्वाइंट वेंचर लिखा हुआ है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, है ये ज्वाइंट ऑपरेशन, आंसर भी ज्वाइंट ऑपरेशन है, सारी बातें वही है, पर क्वेश्चन की फ्रेमिंग है कुछ कुछ जगहों पे ज्वाइंट वेंचर वर्ड का इस्तेमाल कर दिया गया, तो दैट इज ओनली फॉर कंफ्यूजन, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। अब उसने अपने पास बताया था इनकी क्या क्या जिम्मेवारियां हैं, उसने एक ये बात बता दी थी, साथ में उसने बताया था कंपनी जेड ने कुछ ना डिफॉल्ट वगैरह कर दिया था, तो जिसकी वजह से वो हटाया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसने बोला था जेड ने डिफॉल्ट वगैरह किया था, आपके पास में नोटिस फॉर विड्रॉल किया गया था, कंपनी जेड ने अपनी अपील फाइल करी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रही थी, ठीक है ना, तो उसने विड्रॉ करने की बात करी जेड ने कि बोलता मैं तो विड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। अब आपके पास में सेल एग्रीमेंट किसके साथ किया, एक्स और वाई, तो उसने अपना हिस्सा किसको दे रहा है, एक्स और वाई को दे रहा है। टर्म्स के हिसाब से डेटेड 31 मई को एक्स को कितना मिलेगा, इतना शेयर, वाई को मिलेगा इतना, जो हमने बोला था उसके स्टेक का इतना इतना परसेंट। कंपनी एक्स कितना पे कर रहा है, 1 लाख पीसी दे रहा है अपने इतने स्टेक के लिए, तो उसका 33.33% आ रहा है, उसके 10% का वो 1 लाख रुपए एक अमाउंट दे रहा है, तो दैट इज पीसी, ठीक है ना। फिर उसने बोला सेल के बाद जो है उन्होंने गवर्नमेंट को अप्रोच किया, और गवर्नमेंट ने अपना अप्रूवल वगैरह कब दिया, 30 जून को दिया, तो गवर्नमेंट का अप्रूवल 30 जून को मिला। एक्चुअली में यहाँ बात आ रही थी 31 में, अप्रूवल आया 30 जून को। अब आपके पास यहाँ पे हमारे लिए डेट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, सर डेट ऑफ एक्विजिशन होगी अगर गवर्नमेंट उपलब्ध अनिवार्य है लेना, जो हम बात इंडेस 103 में भी सीखते हैं कि अगर वो अनिवार्य है तो उस केस के अंदर जिस दिन अप्रूवल है वो आपके डेट ऑफ एक्विजिशन होगी। तो गवर्नमेंट अप्रूवल खुद लिखा है, ये एसेंशियल है गिवन द इंडस्ट्री जिसमें ऑपरेट करना, मतलब अगर अप्रूवल ना आता तो ये माना नहीं जाना था, तो अप्रूवल लेना इज आपका सब्सटेंसिव, वो जरूरी है लेना, तो इसलिए आपके पास डेट ऑफ एक्विजिशन क्या बनेगी, 30 जून बनेगी, ठीक है ना कि 31 मई बनेगी। वो इसका क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में पता क्या किया उसने, एक्स की और जेड की दोनों की वैल्यूज दे रखी है, 31 मई की भी और 30 जून की भी, 31 मई की भी 30 जून की, जिसकी वजह से क्योंकि हमारी डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है 30 जून होनी है, तो हमारे लिए रेलिवेंट वैल्यूज 30 जून की होनी है, 31 मई वाली का कोई रोल नहीं है। अब उसने मुझे दोनों की वैल्यूज दे दी अपनी अपनी कितनी कितनी है, वाई का इसमें दिया नहीं, वाई का भी होता तो उसके में 66.67% जाना था, एक्स की में आपका 33.33% जाना। क्वेश्चन सिर्फ एक्स को लेके है, ठीक है ना, वो वैसे ही इतना लंबा हो जाता है क्योंकि प्रैक्टिकल एलिमेंट की वजह से। अब ये वैल्यू सारी की सारी ना उसने 10% स्टेक की दे रखी है जो जेड की है, ठीक है। उसने फिर बता दिया फेयर वैल्यू पीपी की और डेवलपमेंट CWIP की जो जेड के पास है उसकी फेयर वैल्यू 5 लाख और 2 लाख है, तो इन दो की उसने फेयर वैल्यू चेंज करके बताई है, इसकी 5 है इसकी 2 है, तो वो मैंने साथ में लिख दी। फेयर वैल्यू बाकी सारे एसेट लायबिलिटीज की सेम है जो कैरिंग अमाउंट है, एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो आपके पास में एक्वायर नहीं किया जा रहा है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं जा रहा है, तो उसके आगे क्रॉस लगा दिया, ठीक है ना। फिर उसने बोला टैक्स रेट 30%, तो टैक्स रेट देते ही क्या आ जाएगा, डेफर्ड टैक्स आ जाएगा, इंडेस 12 आ जाएगा, ठीक है ना। एज पर इंडेस 111 इट इज अ जॉइंट ऑपरेशन, उसने लास्ट में जो खुद लिख दिया, वेयर बाय हर ऑपरेटर क्या रिकॉर्ड करते हैं अपना अपना एसेट लायबिलिटीज अपनी बुक्स में, प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन। फिर वो कहते हैं आपके पास में यू नीड टू डिटरमिन द फॉलोइंग, क्या क्या बताना है, वेदर द अबव एक्विजिशन फॉल्स अंडर बिजनेस और एसेट एक्विजिशन एज डिफाइंड अंडर बिजनेस कॉम्बिनेशन, क्या ये एसेट एक्विजिशन है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन है, पहले तो यही पूछ लिया उसने, पहले तो यही पूछ लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर में अगर हम अपने पास में देखेंगे, पहले तो मैंने बेटा यही बात लिखी थी, कुछ कुछ जगहों पे यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर लिखा है, वो ज्वाइंट ऑपरेशन होना चाहिए था। बिजनेस कॉम्बिनेशन अकाउंटिंग लगेगी जो 6 स्टेप्स है, ज्वाइंट ऑपरेशन में इसका स्टेक 10% एक्वायर इन दोनों ने किया, अकाउंटिंग हमसे इसकी पूछी है, इसकी पूछी ही नहीं है, मतलब आगे क्वेश्चन में जो एक्स की बात करेगा, क्या है बिजनेस एक्विजिशन है कि एसेट एक्विजिशन है, बेटा ये बिजनेस आपके पास एक्विजिशन आ रहा है, एसेट एक्विजिशन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस एक्विजिशन होने के 3 चीज़ होनी चाहिए, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, जो हम बातें सीखते हैं, तो यहाँ पे वो तीनों एलिमेंट्स है, जिसकी वजह से वो बेटा आपके पास बिजनेस कॉम्बिनेशन बन जाएगा, इंडेस 103 आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही इंग्लिश यहाँ पे लिखी हुई जो बातें आपके पास थ्योरेटिकल है। फिर आपके पास एक्विजिशन डेट का जो मैंने बताई थी 30 जून है,
क्योंकि गवर्नमेंट अप्रूवल एसेंशियल था, तो इसलिए जिस दिन अप्रूवल आया वो हमारे लिए रेट ऑफ एक्विजिशन है। तीसरी चीज क्या पूछी, जर्नल एंट्रीज डाल दीजिए। अब जर्नल एंट्रीज के लिए क्या करना है, हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, वो 6 स्टेप लगाता हूं मैं। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन अकाउंटिंग लग जाएगी। पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर, कंपनी एक्स, ठीक है ना, वो आपके पास है। वैसे कंपनी वाई भी है, पर उसकी मांगी नहीं है आपके पास में, आपसे मांगी किसकी, आपके पास में 5 जर्नल एंट्रीज, बैलेंस शीट आपके पास एक्स की मांगी है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे पास जो बात हो रही है वो सिर्फ एक्स की हो रही है, इस वजह से हम सिर्फ एक्स की बात करेंगे। वैसे वाई भी है, ठीक है ना। डेट ऑफ एक्विजिशन 30 जून है। परचेज कंसिडरेशन इतने स्टेक के लिए उसने 1 लाख दी थी, 1 लाख दी थी ना, यस सर, देखो 1 लाख दिया था, 1 लाख दे रहे इतने स्टेक के लिए, तो वो 1 लाख आपका पीसी हो गया। फोर्थ स्टेप क्या, आईएनए। अब आईएनए में क्या लेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट माइनस फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अब इसमें क्या करना है, ध्यान से, जब एसेट लेंगे तो इसकी 5 लाख है, इसकी 2 लाख है, ये सेम है 20, तो ये ध्यान रखना, मैंने लाइन में लिखे 5 लाख प्लस 20 प्लस 2 लाख, देखो तो जाओ, 5 लाख प्लस 20 प्लस 2 लाख। फिर अगले क्या है, 50,000 30,000 1 लाख, 50,000 30,000 1 लाख, ठीक है ना। फिर ये 2 लाख नहीं है क्योंकि कैश एंड बैंक था, 50,000 ये आ गया, तो ये भी 50,000, टोटल एसेट्स हो गए। लायबिलिटीज में क्या क्या, देखो लायबिलिटीज में तो शेयर कैपिटल इक्विटी है, ये 2 लाख है, 1 लाख है और एक 2 लाख है, ये लायबिलिटीज है। 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, ये आ गया। और एक हम डेफर्ड टैक्स निकालेंगे, ठीक है ना। अब डेफर्ड टैक्स किस पे निकलना है, जिनकी वैल्यू चेंज हुई, क्योंकि उनका टैक्स बेस्ड जो कैरिंग अमाउंट दिख रहा है ओल्ड कैरिंग अमाउंट, और जो आपके पास कैरिंग अमाउंट है वो जो अभी फेयर वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगा। तो इन दो पे, इस पे 2 लाख का आएगा, इस पे 1 लाख का आएगा, डिटेल आपके पास बन जाएगा, ठीक है ना। वो हमें पता है, डिटेल वाली बात जो हमने सीखी भी ऑलरेडी, ठीक है ना। तो 90,000 आपका डिटेल आ जाना है, किस पे आ जाएगा, 2 चीज़ों पे, क्योंकि उन्हीं की फेयर वैल्यू चेंज करेगी, उन्हीं की फेयर वैल्यू चेंज करेगी, ठीक है ना। तो आपके पास 90,000 का डिटेल आ जाएगा। तो ये डिटेल आपके पास डिटेल है तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास टोटल आईएनए हो जाएगा 3,60,000। अब ये 10% का है, जो जेड का स्टेक है उसका, हमारे पास इसका 33.33% आ रहा है, ध्यान रखना, टोटल मत कर देना। तो इसका 33.33% करना पड़ेगा प्लीज, यहाँ 33.33% लिखा है तो वही करेंगे। अगर आप 1/3 करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाती, एग्जैक्टली बोलूं 1/3 इज 1,20,000, बट सिंस क्वेश्चन स्पेसिफिकली सेज 33.33%, तो हमने वही किया है, तो ये वैल्यू थोड़ी सी इसलिए डेसिमल में जाने की बात हो रही है, 119988, ठीक है ना। अब एनसीआई होगा नहीं, क्योंकि हम तो प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन ही करते हैं, अपना हिस्सा लेके आ रहे, तो एनसीआई की बात ही नहीं होती यहाँ पे, ठीक है ना। गुडविल जीपी आ जाएगा पीसी जितने नेट एसेट्स है, तो इतने नेट एसेट के बदले हमने पीसी 1 लाख दिए, तो इतना जीपी हो गया, बेनिफिट की बात होगी ना। तो अदर इक्विटी में कैपिटल रिजर्व के तौर पर देखिए, जर्नल एंट्री क्या हो रही है, नॉर्मल कोर्स में, ओवरऑल मैनर में। अब मैं इंडिविजुअल डालूंगा, सारे एसेट्स आ जाएंगे, लायबिलिटीज आ जाएगी, पीसी जो पे करी, और जीपी आ गया। अब इसी की कंप्लीट एंट्री डाली है, क्योंकि उसने मांगी है, क्योंकि क्वेश्चन ने मांगी है एंट्री मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए हम एंट्री पूरी डाल के दिखा रहे। एक एक एसेट का क्या करना है, 33.33%, आई एम स्पेसिफिकली सेइंग नॉट 1/3, ठीक है। तो आपने हर जो भी एसेट्स है सबका क्या करना है, 33.33% करते जाएंगे सारे एसेट्स का, तो सारे आपके डेबिट हो जाएंगे। ऐसे ही सारी लायबिलिटीज आपके पास आ जाएगी, ठीक है ना। डिटेल भी आपके पास आ जाएगा, जो हमने निकाला था 33.3, वो बच्चा भूल जाता है क्योंकि वो बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा, वो आपका अलग से आया था, मतलब इन सबका करना है ना। और फिर आपके पास क्या आगे, जो पीसी आपने दी, जो कैश पे किया 1 लाख, और बाकी आपका जीपे आ जाएगा इतना। मैंने टोटल एंट्री दिखा दी, और फिर उसी का एक्चुअल एंट्री जो दिखानी है, ये टोटल एंट्री हमें पेपर में नहीं दिखानी है, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए थी, एक्चुअल एंट्री तो यही दिखानी है। अब आपके पास बैलेंस शीट कैसे बननी है, उसने मेरे से पूछा क्या है, उसने मेरे से पूछा बेटा बैलेंस शीट बना दो एक्स की बेस्ड योर एनालिसिस इन पार्ट 1 अबव एट द एक्विजिशन डेट। तो बैलेंस शीट क्या होती है बेटा, सिंपल है, इसकी खुद की बैलेंस शीट इस दिन की दे रखी है, प्लस जो आपने एंट्री डाली, तो हमने क्या करना है, कंपनी एक्स की खुद की बैलेंस शीट प्लस इफेक्ट ऑफ द एंट्री। ध्यान क्या रखना है बेटा, एंट्री के अंदर में ये इस सारे का उसका 33.33% आ रहा है, कैश एंड बैंक नहीं आ रहा था, बट आपने जो कैश पे किया वो माइनस होगा बैलेंस शीट बनाते समय, बस वो ध्यान रखना है। तो आपने क्या करना है, खुद की वैल्यू, जैसे मैं एक वैल्यू दिखाता हूँ यहाँ पे 10 लाख प्लस इसका 33.33% था 5 लाख का, तो वो इतना बन रहा था, वो ऐड होकर दिख जाएगा। ऐसे ही हर चीज का वो ऐड करते जाएंगे 33.33%। कैश एंड बैंक में उसका आया नहीं था कैश, पर आपने 1 लाख पीसी में दिया तो माइनस हो जाएगा, बाकी वो इतना ऐड हो गया। शेयर कैपिटल सेम है जो आपकी थी, अदर इक्विटी में वो जीपी भी आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी वही 33.33%, 33.33%, 33.3, और डिटेल आपका जो उसके वाला था, आपके वाला तो था ही नहीं कोई। बस हमने क्या करना है, एक्स की खुद की बैलेंस शीट प्लस जो एंट्री डाली उसका इफेक्ट देना है। ऐसा तो हम देखो बहुत बार अपने पास करते हुए क्वेश्चन हमेशा ही करते हैं हर जगह, बट वो थोड़ा सा ध्यान रखना है बस, ठीक है ना। फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है, 14 मार्क्स का बन जाता है, इकलौता क्वेश्चन है। आई विल से कि थोड़ा ध्यान से करें तो आपका दिक्कत गलती नहीं होगी। आपको पता है इंडेस ट्रिपल वन इतना ही है, देखो क्योंकि इसके अंदर में जो ज्वाइंट वेंचर की अकाउंटिंग है तो इंडेस 28 लगता है,
तो यहाँ तो प्राइमरीली ज्वाइंट ऑपरेशन की अकाउंटिंग है। मतलब आपको बोलूँ तो यहाँ पे ना 4 क्वेश्चंस की टाइप है। पहला है जो जनरल डेफिनेशन पे आपके बेस है, उसके थ्योरेटिकल जो मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन कराए। सेकंड है अकाउंटिंग वाले ज्वाइंट ऑपरेशन के प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन, आपको उसके भी क्वेश्चन कराए 2-3 दिखाए आपको। तीसरा आपके पास वो सेल परचेज वाला है, जिसमें दूसरी पार्टी का जितना शेयर है उसके वाला ही अपने पास में रिकॉर्ड करना, अदर पार्टी का शेयर, सेल है चाहे परचेज है। और चौथा ये वाला जो एक लौता क्वेश्चन था, जो बिजनेस कॉम्बिनेशन अकाउंटिंग लगती है, अगर किसी का स्टेक आपके पास में जो बेचा जा रहा है वो रिमेनिंग ज्वाइंट ऑपरेटर है जो वो अपने पास स्टेक परचेज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यही हमारे पास 4 प्रकार के आपके कॉन्सेप्ट्स है, ये मैंने सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए भी है, यही सारे हमने डिस्कस भी करे। और इसी के साथ आपका इंडेक्स 111 की रिवीजन क्या हो जाती है बेटा, खत्म हो जाती है। होपफुली आप लोगों का स्टैंडर्ड बढ़िया तरीके से रिवाइज हो गया होगा। हाँ, एक बात जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी दोबारा बताता हूँ, नोट्स की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो आप लोगों को कहाँ मिल जाएंगे बेटा, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहीं पर मिल जाएंगे। इसी वीडियो के नीचे आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा। एंड सेकेंडली जो मैंने बोला था बाकी इंडेक्स की कहाँ मिलेंगे, इसी के नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, वहीं पर बाकी इंडेक्स की भी आपके पास रिवीजन वीडियो देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसके साथ ये चैनल बेटा खत्म होता है। होपफुली आपका बढ़िया तरीके से रिवाइज हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, लव यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।